नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामकृष्ण कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लासेस प्लेटफॉर्म। आप सबको जैसे पता है, क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027 के लिए अपना सब बहुत ही जोर शोर और तन मन धन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक रगड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी की तरह हो गए। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए, अब जो है अपना सब बिहार बोर्ड परीक्षा, इंटर परीक्षा 2027 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका विषय जो कि हिस्ट्री होने वाला है, और वो भी चाहता है कि हम 100 में 100 हिस्ट्री ले करके आए, तो इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ करके आप अच्छे खासा जो है ला सकते हैं। तो अपना सब हिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कर रहे हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न कर रहे हैं, 100% परीक्षा में आएगा दोस्तों। तो आएगा वैसा प्रश्न लेकर के जो आ रहे थे, उसका पार्ट 4 होने वाला है दोस्तों। कितना होने वाला है? पार्ट 4 होने वाला है। और आज भी बहुत ही अच्छे ढंग से तहलका मचाने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए, तो अपना सब सबसे पहला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव किए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में हाजिर हो रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया? आपको पता है, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग का युद्ध कब लड़ता है? 261 ईसा पूर्व में लड़ता है। कब लड़ता है दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में लड़ता है। कलिंग आज प्रेजेंट डे ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। आपको पता है, ये कलिंग युद्ध लड़ने के बाद जो है बौद्ध क्या किया था? अस्त्र और शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जो है बौद्ध महामात, इट मीन धम्म महामात, इसमें बौद्ध के प्रचार के लिए इन्होंने जो है बहुत सारा स्तूप बनवाया। क्या है बनवाया? स्तूप बनवाया। कहा जाता है लगभग अशोक जो है, अशोक जो है 84,000 स्तूप बनाए। कितने स्तूप दोस्तों? 84,000 स्तूप बनवाए। और बौद्ध बौद्ध जो संगति होता है, इन्होंने बौद्ध संगति भी किया। तीसरा बौद्ध संगति किया। कितना? तीसरा बौद्ध संगति, ठीक है, संगति भी की। तीसरा बौद्ध समिति संगति भी किया था इन्होंने। और बौद्ध को प्रचार के लिए इन्होंने जो है अपना पुत्र महेंद्र को और अपना पुत्री संघमित्रा को इन्होंने जो है श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? अपने पुत्र और पुत्री को, पुत्र और पुत्री को जो है बौद्ध प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। इन्होंने बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए इतना बहुत कुछ किया था। तो अपने सबसे क्वेश्चन क्या पूछा है? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य किए? आपको जो बताए आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक होना चाहिए दोस्तों। देखिए क्या कहा, उत्तर में लिखेंगे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने लुम्बिनी आदि पवित्र स्थलों की यात्रा की। लुम्बिनी का यात्रा किया। और बहुत सारा सारनाथ यात्रा किया था। लुम्बिनी में आपको पता है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, और सारनाथ जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये सभी जगहों को जो क्या किया था? यात्रा किया था। स्तंभ और शिलालेखों पर धर्म के संदेश खुदवाए। धर्म का संदेश, इसमें जो धर्म जो होता है, ये धर्म बौद्ध धर्म के संदेश खुदवाए, स्तूप बनवाए और बौद्ध संघों को मदद किया। बौद्ध जो संघ होता था उसको भी मदद दिया था, ठीक है। और पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति करवाई और अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिससे बौद्ध धर्म फैला। ये फैलाने के लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए आपने समझ लिया होगा बौद्ध ने क्या क्या कदम उठाया है, आपको हम बता दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको एक इंफॉर्मेशन हम दे देता हूँ। यदि ये सब आपको जो है पैनल पीडीएफ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये चाहिए, यदि आपको किसी चाहिए, आप नीतीश क्लासेस का जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। 7903534066 या फिर जो है 9534023725, इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारा प्लेटफॉर्म इसके लिए बहुत सारा रुपया लेता है, बहुत
कीमत लेता है और आपको जो है इस टाइप का नोट्स फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना। और इसके लिए थोड़ा सा आपको भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा, ठीक ना। इसके लिए आप एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। यही मेरे लिए ये हो गया गुरु दक्षिणा। चलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। अपना सब 10-10 क्वेश्चन लेते हैं, तो अपना सब 10-10 क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आज भी 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चन कर ले, 3 पार्ट कर लिया, इसमें 30 क्वेश्चन कर लिया है, इसमें आज 31 चलेगा, तो आज ये 32, इसमें दूसरा क्वेश्चन आज का सेशन का है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। 4 महाजनपद आपको हम बताए हैं बौद्ध एवं जैन धर्म में, बौद्ध एवं जैन धर्म, किसमें? जैन धर्म के जो है आरंभिक ग्रंथ जो था, ग्रंथ में, उस ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। 16 में से आप किसी 4 के नाम पूछा, बिहार बोर्ड देखिए 2025 में पूछा, 4 के नाम आराम से बता सकते, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, मगध, बहुत सारा जो है आप आराम से बता सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। तो हमसे पूछा है 4 महाजनपदों के नाम निम्नलिखित है, मगध, अंग, बज्जी, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, और बहुत सारा आता है जो बन में है, आप लिख सकते हैं। 4 हमें यहाँ पर लिख दिया है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? बड़ा ही शानदार, लाजवाब और धमकदार होगा क्वेश्चन, धमकदार। देखिए क्वेश्चन क्या करा, ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपि में अंतर क्या है? अंतर क्या है? ब्राह्मणी लिपि एवं खरोष्टी लिपि में अंतर आपको पता है ना। अशोक जो अभिलेख लिखवाया था, उस कौन सा लिपि में लिखवाते थे? वो ब्राह्मणी लिपि में अपना अभिलेख लिखवाया था। और खरोष्टी लिपि में भी हमको अभिलेख मिला है, लेकिन अधिकतर अभिलेख हमको ब्राह्मणी लिपि में मिला था। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में मिला था। वही बात बोल रहा है कि अंतर लिखने के लिए ब्राह्मणी लिपि का अंतर लिखेंगे। आपको पता है ब्राह्मणी लिपि जो है, ये जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, और खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। और ब्राह्मणी लिपि का जो है उपयोग उप महाद्वीप में हुआ, मतलब पूरे भारतवर्ष में होता था। लेकिन खरोष्टी लिपि का उपयोग सिर्फ और सिर्फ जो है पश्चिमी भागों में होता था, भारत के पश्चिमी भागों में होता था। अपना सब लिखेंगे तो ब्राह्मणी लिपि का उपयोग, ब्राह्मणी लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मणी लिपि का उपयोग पूरे भारत उपमहाद्वीप में हुआ था, और खरोष्टी लिपि का उपयोग मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। बताइए कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तो एक बार कमेंट राय विचार में अपना पेश कीजिए। हम यहाँ पर आपका कमेंट भी देख रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना साथ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना शानदार, लाजवाब और झलकदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल के 2 अभिलेखों के नाम लिखे। गुप्त काल के 2 अभिलेख पूछा है। कितना अभिलेख? गुप्त काल के 2 अभिलेख आपको पता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। 2 गुप्त काल के 2 अभिलेख का नाम, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और जो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे गुप्त काल के 2 प्रमुख अभिलेख निम्नलिखित है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इन्होंने जो है समुद्रगुप्त का बहुत एकदम खुल कर चर्चा किया, दिल खोल कर चर्चा किया, दिल खोल कर प्रशंसा किया गया। किसमें? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। किसमें? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। इसमें कौन सा राजा को मिलता है? इसमें जो है समुद्रगुप्त का बात किया गया। किसका? समुद्रगुप्त का बात किया गया है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसका वर्णन मिलता है। और दूसरा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जिसमें जो है हरिसेन का बात किया, इसमें जो है इसमें दूसरा राजा का बात किया गया है। तो अपना सब अभिलेख पूछा है, अपना सब आराम से लिख सकते हैं, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा गुरुजी, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें हर्षवर्धन का शासन, इसमें हर्षवर्धन का जो है उल्लेख किया गया है, इसमें हर्षवर्धन का, उसमें समुद्रगुप्त का किया गया है। चलिए आई होप आपको सब कुछ अच्छे ढंग से जो है क्लियर ढंग से समझ में आता होगा। दिल खोल कर पढ़ा रहे तो आप दिल खोल करके सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अपना राय विचार एक कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी तक मैं अपना सब 34 क्वेश्चन कर लिया है। 34 क्वेश्चन में कितना आपको समझ में आ रहा है? चलिए किसी कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट राय विचार में आना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, कर्तव्य बनता है अपना राय विचार देने का। समझ रहे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हियर तो यू हैव नो फियर, याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन सब मूव करते हैं। और आज का ये जो है 5वां क्वेश्चन है और सेशन का जो है 35वां क्वेश्चन है। चाणक्य पर एक टिप्पणी लिखिए। आपको पता है चाणक्य को ही दूसरा नाम होता है कौटिल्य। क्या होता है? कौटिल्य। कौटिल्य इसी को कहते हैं, इसी को अपने सब विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी इसी का नाम है। जो कि ये जो है मौर्य साम्राज्य के जो है संस्थापक में, ये मौर्य साम्राज्य के स्थापना करने में इसका बहुत ही योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही जो इसका स्टोरी बताएंगे, बहुत लंबा है। इन्होंने जो है धनानंद का शासन चलता था, नंद वंश का राजा धनानंद था, जिन्होंने उसके शासन काल में विदेशी आक्रमण सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला था, और इसको पता चला। इन्होंने गया भारत के राजा उस समय जो था धनानंद, उसके पास, और धनानंद इसको जो है बेइज्जती के साथ भगा दिया कि तुम कुछ बात अलग कर रहा है, और ये बोला कि हमको आप तुम साम्राज्य से निकाला है, तुम जो है अपने दरबार से निकाला है, अपने साम्राज्य से निकाला है। हम तुम्हारा क्या करेंगे? हम तुम्हारा साम्राज्य नष्ट कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। बिकॉज ऑफ ये टीकी बांधते थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, उसको जब निकाल के दरबार से फेंकवाया गया था, इसका टीकी खुल गया था। बोला था हम टीकी उसी समय बांधेंगे, तब तक तुम्हारा साम्राज्य नष्ट न कर देंगे। और उसी समय इन्होंने जंगल से होते हुए आ रहा था, तो एक व्यक्ति को देखा, एक छोटा सा बालक को देखा, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। और उसका जो खेल जो देख रहा था, उन्होंने जो है राजा वाला खेल खेला था, राजा और प्रजा का खेल कर रहा था। और उस बच्चा जो था चंद्रगुप्त, वो राजा बना था, और राजा जिस समय बना था उसी समय जो है उसके पास एक जानवर चलाता है, जंगली जानवर, और सभी उसके साथ में बच्चे जो थे सब भाग गए, और ये राजा का रोल कर रहे थे। ये राजा का रोल करते हुए वो अकेले वो जानवर से लड़ गए थे, और ये चंद्रगुप्त देख रहे थे। कौन देख रहे थे? सॉरी, ये जो है चाणक्य देख रहे थे, और इसी को बोला कि तुम्हारे पास क्वालिटी है, एबिलिटी है, तुम राजा बनेगा। उसको शिक्षा दीक्षा दिया, और एक टुकड़ी सम्राट खड़ा किया, और वही टुकड़ी से जाकर के धनानंद को हरा दिया। किसको हरा दिया? धनानंद को हरवा दिया, ठीक ना। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक बन गया। इसका रोल क्या है? चाणक्य का रोल था। देख रहे हैं ना, एबिलिटी ऑफ चाणक्य का कितना रोल था। तो ये जो है चाणक्य के बारे में बोला है लिखने के लिए। आपको पता है, पहला यही बात लिखेंगे, ये जो है मौर्य वंश में मौर्य वंश के स्थापना में अहम रोल किया था। क्या किया था? अहम जो है अहम भूमिका निभाया था। ये हो गया। दूसरा बात जो है, इन्होंने जो है चंद्रगुप्त जो है एक पुस्तक लिखा, अर्थशास्त्र। क्या लिखा? अर्थशास्त्र। क्या लिखा बाबू? अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बाद और ये उन्होंने जो है कार्य किया, इन्होंने जो है यह क्या था, तो आपको हम बताइए दिए। एक ब्राह्मण थे। क्या थे? एक ब्राह्मण थे। क्या थे? एक ब्राह्मण थे। तो और बात यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखे हैं। चाणक्य जी तक्षशिला का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था। वह एक ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। उसने अपने समय के वह बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलती है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराने में कामयाब हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराने में? धनानंद कौन सा था? नंद वंश के राजा था धनानंद। इसको हराने में कामयाब हुए चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश का स्थापना किया। किसका? मौर्य वंश का स्थापना किया। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आपको पता है 321 ईसा पूर्व से कब तक चला? 298 ईसा पूर्व तक चला। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और इसी के साथ में जब ये राजा था, तो आया था सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का जो महान सेनापति था। सिकंदर के मृत्यु के बाद सिकंदर के गद्दी पर कौन बैठा? सेल्यूकस निकेटर बैठा। और वो पुनः आक्रमण करने के लिए सोचा। कहां पर?
भारत पर सोचा, और भारत में अब क्या धनानंद का राज खत्म होकर के चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आ गया था। ये खतरनाक राजा था, बहुत ही खतरनाक राजा था, जिन्होंने जो है सेल्यूकस निकेटर से बहुत जंग से लड़ाई किया, बहुत ही विस्तार से लड़ाई किया, और सेल्यूकस निकेटर को धूल में मिला दिया, चटनी बना दिया और हरा दिया। जैसे सेल्यूकस निकेटर हारने वाला था, इसके पास एक पुत्री था सेल्यूकस निकेटर के पास, जिसका नाम था हेलीना। क्या नाम था? हेलीना। क्या नाम था बाबू? हेलीना। और जैसे बोला कि अब तो हम हार जाएंगे, अब चंद्रगुप्त मौर्य हमको मार देंगे, तो इन्होंने जो है हेलीना को आगे कर दिया। किसको आगे कर दिया? हेलीना को आगे कर दिया। और ये उस समय राजा का पुत्री थी, तो विश्व सुंदरी तो होना बनता है, ये विश्व सुंदरी था। और जैसे ही ये क्या आगे किया, सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य इस पर गया, इस पर फिदा हो गया और इससे विवाह कर लिया। और जैसे ही विवाह किया, सेल्यूकस निकेटर जो है बहुत सारा साम्राज्य जीता हुआ था उस समय, जो है जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान वाला इलाका, जो कि सिंध वाला इलाका था, ये सब जीता हुआ था। क्या हुआ था? जीता हुआ था सेल्यूकस निकेटर। और हेलेना शादी विवाह करवा करके जो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया। क्या? अफ्रीका, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहां पर अभी दो देश बसा हुआ है, वहां कहीं न कहीं जो है चंद्रगुप्त मौर्य का दहेज में दिया हुआ जमीन पर बसा हुआ है। ठीक है कि नहीं दोस्तों? ये बात आप समझ रहे होंगे। और एक लोकनिया भी भेजा कि कहीं हमारे पुत्री के साथ में गलत व्यवहार तो नहीं करे, कहीं कुछ तो करे तो नहीं, इसीलिए एक लोकनिया के रूप में भी भेजा। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज कौन सा यूनानी था, सॉरी कहाँ का राजदूत था? यूनानी राजदूत था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजा था? यूनान का राजा था, इसीलिए बोला गया दोस्तों। ठीक है, तो अपने सब आगे की ओर मूव करते हैं। ये तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड बता दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन था नहीं। क्वेश्चन क्या था? चाणक्य पर टिप्पणी लिखे, तो चाणक्य पर आपको हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों का, उपलब्धियों को समझाए। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धि को समझाना। आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का राजा था। कौन सा? गुप्त वंश का राजा था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। किसका लिए? विक्रमादित्य की, दित्य की उपाधि लिया। किसका लिया था? विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। किसका लिया था? विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं। अरे यार, विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। ठीक ना। और इन्होंने जो है इसका शासनकाल जो है आपको यहाँ पर लिखा ही है, 375 से 415 ईस्वी तक लिया था। ठीक है, एक बार पढ़ के आपको हम बता देते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का एक महान शासक था। उसका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक चला। उन्होंने राजकुमारी कुब कुब कुमरंगा, क्या नाम है? कुमरंगा से विवाह किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उन्होंने ही गुप्त संवत चलाया, इन्होंने ही जो है गुप्त संवत चलाया। और इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। कालिदास ऐसा नाम सुना होगा, जो कि इसी के दरबार में रहते थे। 9 रत्न रहते थे। ठीक है, इन्होंने इनके शासन काल में 9 रत्न रहते थे, इट मीन 9 विद्वान रहते थे। इसके शासन काल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। 5वीं शताब्दी में। कब आया था? 5वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन हो जाता है। बताइए, आप लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, वहां पर नहीं हो रहा तो हम मोबाइल पर चला लेते हैं। आपका क्या कमेंट आ रहा है? राय विचार अपना पेश कीजिए, आपका कमेंट हम देख रहे हैं। चलिए, बाय बाय कर रहे हैं अभी, चलेगा? ठीक ना। नाइस क्लास भैया, नाइस क्लास। चलिए, धर्मेंद्र कुमार, सर वी मेक पीपीटी, डू यू नीड इट? यस, हम ये सभी को देते हैं धर्मेंद्र कुमार, हम ये सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप क्या करना पड़ेगा? आपको जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल सकता है, आपको मिलेगा। चलिए, अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब है, शानदार है। कह रहा है अग्रहार। क्या बोल रहा है? अग्रहार। अग्रहार क्या है? अग्रहार
क्या, देखिए अग्रहार क्या होता है, एक भूमि होता है, क्या होता है, भूमि होता है जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है। किसको, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को किस में दिया जाता है, दान में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, दान में दिया जाता है। और इस भूमि पर कोई टैक्स भी नहीं लगता, इस भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और ब्राह्मण उनके जो है स्थानीय 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 लोगों से क्या कर सकता है, स्थानीय, जैसे कि ये अग्रहार भूमि है, इस भूमि पर कोई टैक्स नहीं, इस पर टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगल बगल का जो जमीन होगा, स्थानीय जमीन पर जो है ब्राह्मण इसको दान में दिया, इसको ब्राह्मण को दान में दिया गया है। तो ब्राह्मण खुद अगल बगल के जमीन पर जो है, जो अगल का बगल का जमीन है, स्थानीय जमीन है, वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है। इसी भूमि को कहते हैं अग्रहार। क्या कहते हैं, अग्रहार। बताइए अग्रहार समझने में किसी कोई दिक्कत, एक रत्ती भी परेशानी नहीं होगा, थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात कहेंगे, अग्रहार क्या है, अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। इन ब्राह्मणों से भूमि कर या फिर अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। यहाँ पर भूमि कर और जो कोई भी प्रकार के कर इस भूमि से या फिर इस ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था और उनके ब्राह्मण को जो है स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार होता था। इसी को अग्रहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रहार कहा जाता है। बताइए अग्रहार में किसी को दिक्कत है तो एक बार राय विचार अपना पेश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, अच्छा 37 और 38 ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, वही है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना सबको 49 नंबर क्वेश्चन है और सेशन का जो है ये सेकेंड लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन है। गृहपति कौन था। देखिए गृहपति कौन होता था, गृहपति जो होता है घर का मुखिया होता था। क्या होता था, घर का मुखिया होता था। इसके पास जो है घर का जितना भी नियंत्रण होता था, घर का ये क्या होता था, मुखिया होता था। क्या होता था दोस्तों, ये घर का मुखिया होता था, ठीक ना। और और यहाँ पर जो है इसका जो है जितना भी संपत्ति होता था, संपत्ति क्या बाबू, संपत्ति, अच्छा संपत्ति, जितना भी संपत्ति होता था इस संपत्ति का भी स्वामी होता था। कभी कभी जो है गांव का जो संभ्रांत व्यक्ति होता था, संभ्रांत व्यक्ति मतलब समझते हैं, संभ्रांत व्यक्ति कौन व्यक्ति होते हैं, मतलब कि गांव में जो कि गांव में थोड़ा सा रिच मैन जो होते थे, थोड़ा सा उसके पास बहुत सारा जमीन होता होगा, 50-60 उसके अंडर में काम करने वाला होता था, उस व्यक्ति को संभ्रांत व्यक्ति कहते थे। कभी कभी जो है गृहपति का प्रयोग उस संभ्रांत व्यक्ति के लिए भी होता था। इस गृहपति का जो है कार्य क्या होता था, कार्य यही होता था कि वो जो है संपत्ति का स्वामी होता था। क्या होता था, संपत्ति का स्वामी होता था, उसका नियंत्रण में सब कुछ रहता था, संपत्ति का देखरेख करना इसका कार्य हो गया, ठीक ना। अपना सब लिखेंगे गृहपति घर का मुखिया होता था, जो कि आपको हम बता दिए, जो घर में रहने वाले महिला, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। घर पर जो भी होता था सब पर नियंत्रण, जैसे कि महिला, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। घर की संपूर्ण संपत्ति, घर का जितना भी संपत्ति होता था का स्वामी भी वही होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्ति, मतलब नगर में रहने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता था। तो बताइए गृहपति समझने में किसी कोई दिक्कत, तो अपना राय विचार अपना पेश कीजिए एक बार। गुरुजी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट सेशन का क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सरदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं। देखिए सरदारी प्रथा भारत के जो है भारत के किधर, भारत के जो है दक्षिण भारत में प्रचलित था। कहां पर, दक्षिण भारत में प्रचलित था, जहां पर 3 सरदार होता था, चेर चोर पांड। क्या होते थे, चेर चोर और पांड होते थे। यहाँ पर ये चेर चोल पांड जो होते थे, यहाँ पर क्या चलता था, सरदारी प्रथा चलता था, सरदारी प्रथा चलता था। और सरदारी प्रथा का जो है, सरदारी प्रथा जो होता था इसका शक्ति वंशानुगत हुई हो सकता था। क्या हो सकता था, वंशानुगत। इट मीन जो है मेरा पिताजी सरदार थे तो हम सरदार होंगे, क्या होंगे, सॉरी हम भी क्या होंगे, सरदार होंगे। लेकिन इसका जो है ये वंशानुगत जो है कोई निश्चित नहीं था, कोई निश्चित नहीं था। इसको हटा भी दिया जा सकता है या फिर भी चला भी दिया जा सकता है, सरदारी प्रथा होता था। ये सरदार का मुख्य काम क्या होता था, अपने अपने कबीलों में, एक कबीला होता था,
अपने कबीलों का क्या करना, अपने कबीलों में जो है, अपने कबीलों का जो है अनुष्ठान, इतनी पूजा पाठ कराना, या फिर अपने कबीलों में विवाद हो गया, क्या हो गया, विवाद हो गया तो उसका निपटारा करना, यदि युद्ध हो गया तो युद्ध का नेतृत्व करना, ये सब क्या काम था, सरदार का काम था। क्या था, सरदार का काम था। यही सरदारी प्रथा हो गया। कहाँ पर सरदारी प्रथा चलता था, दक्षिण भारत में चोर चेल पांड में सरदारी प्रथा बहुत ही प्रचलित थी। सरदारी प्रथा वंशानुगत भी हो सकती थी, लेकिन यह जरूरी नहीं है। सरदारी प्रथा में सरदारों का मुख्य कार्य अपने कबीलों का अनुष्ठानिक इतनी पूजा पाठ करवाना, अपने कबीलों का युद्ध के समय नेतृत्व करना, या फिर विवादों के समय निपटारा करना, ये कार्य होता है। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से लिख सकते हैं। लिखेंगे, सरदारी प्रथा चोल चेल पांड राज्यों में प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। यह पद वंशानुगत हो सकता था, परंतु जरूरी नहीं। आपको बताए ना, वंशानुगत हो सकता, लेकिन ये जरूरी नहीं था। इसका प्रमुख कार्य अनुष्ठान का संचालन करना, अनुष्ठान में पूजा पाठ कराना, युद्ध का नेतृत्व करना तथा विवादों को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाना आदि था। इसका कार्य और इसका सरदारी प्रथा कहाँ पर प्रचलित था और क्या क्या कार्य था, सारा बात आपको समझ में आ गया। बताइए यह सेशन कैसा लगा, एक बार अपना राय विचार, सेशन का राय विचार अपने कमेंट बॉक्स में पेश कीजिए। और कोई दिक्कत होगा तो YouTube पर ये वीडियो जस्ट अपलोड हो जाएगा। किस पर हो जाएगा दोस्तों, YouTube पर जस्ट अपलोड हो जाएगा। वहां पर आप कमेंट करिए, सर ये दिक्कत है, आपको वहां पर रिप्लाई देने का हद तक प्रयास करेंगे। नहीं तो अगले वीडियो जो आएगा पार्ट 5 जो आएगा, उसमें उसको सॉल्यूशन करने का आपको जो है क्या करेंगे, हद तक प्रयास करेंगे। और यदि ये वीडियो और ये जो पैनल पीडीएफ हम जो पढ़ाए हैं, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप इस नंबर पर कांटेक्ट एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको फ्री में या वीडियो या जो है आपको जो है पैनल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो लिखिए है 7903534066, या फिर एक नंबर और है 950035 सॉरी, एक और नंबर है 9534023725। ये नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। फिलहाल अपना राय विचार कमेंट में पेश कीजिए, कैसा क्लास लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, टेक केयर ऑफ यू।